नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जनरल साइंस से संबंधित है, ठीक है। सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्जाम हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार में। सिर्फ यही पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो ये देख लीजिए भौतिक परिवर्तन, ठीक। इसके बाद में ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ये ऑथेंटिक बुक है, सरकार की ही बुक है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन व प्रभाव। जब भी द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है तो मुख्यतः उनके कणों के मध्य की दूरी, कणों की ऊर्जा एवं कणों की स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है। तापमान का प्रभाव, फिर आगे चलते हैं, दाब का प्रभाव, फिर ये है पदार्थों का शुद्धिकरण, निस्यंदन, है ना। ये क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से, निस्यंदन क्या है, ठीक है। क्रिस्टलीकरण क्या है, आई बात समझ में। फिर ऊर्ध्वपातन क्या है ना। तो सिर्फ यही देखना है अपन को। विभेदी निष्कर्षण क्या है, ठीक है। आसवन क्या है, ठीक है। बस यही देखना है। प्रभाजी आसवन क्या है। चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जब भी एक द्रव्य अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों को बदलता है तो ये परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे रंग, गंध। अब ये तो सही है, भौतिक का अपन ने ऐसे याद कर रखा है, सीधा सट्ट जुगाड़, कि भाई जैसे कि अगर उस पदार्थ को आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब है वो भौतिक परिवर्तन है। यानी कि अगर आप उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि अगर लोहे में जंग लग गई तो वो अगर जंग हुआ लोहा, क्या दोबारा वही स्थिति में आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन जैसे कि बर्फ़ जम गई जल की, तो बर्फ़ को पिघला के जल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। तो वो तो भौतिक परिवर्तन है, और वो जो जंग लगी थी लोगों को, वो रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जब भी एक द्रव्य अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों को बदलता है तो यह परिवर्तन कहलाता है। जैसे रंग, गंध, अवस्था, प्रकृति, अणुसूत्र आदि। किसी भी प्रकार परिवर्तन होना एक क्रिया है। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण समान रहते हैं परंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ को गर्म करने पर जल प्राप्त होता है, इसमें अवस्था ठोस से द्रव हो जाती है, परंतु रासायनिक दृष्टि से दोनों समान हैं। भौतिक परिवर्तन, ठीक है, दोनों समान, अर्थात दोनों का अणुसूत्र H2O है। दोबारा देखते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुण समान रहते हैं परंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ को गर्म करने पर जल प्राप्त होता है, इसमें अवस्था ठोस से द्रव हो जाती है, परंतु रासायनिक दृष्टि से दोनों समान है, अर्थात दोनों का अणुसूत्र H2O है, ठीक है। H2 OS H2O, है ना। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपन से वो यही पूछता है निम्नलिखित में कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया भौतिक परिवर्तन है, सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात परिवर्तन के द्वारा नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। यह कार्बन ठोस अवस्था में एवं ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, ठीक। ऑक्सीजन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई, यहाँ कार्बन ठोस अवस्था में है। और है ना, एक क्वेश्चन ये आ चुका था, शुष्क बर्फ़ का उदाहरण है ये, ठीक है। यानी कि शुष्क बर्फ़ वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात परिवर्तन के द्वारा नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई, यहाँ कार्बन ठोस अवस्था में एवं ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है। यह अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हुआ है, यानी कि वो पदार्थ को अगर प्राप्त नहीं कर सकते तो वो रासायनिक परिवर्तन है। परंतु CSO2 है ना, CO2, प्रस्तुत चित्र में कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है। कागज का
फटना, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, जबकि कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये भी बात सही है, फटना और जलना, ये अच्छा उदाहरण दिया है इसने, ठीक है। कागज़ का फटना भौतिक, कागज़ का जलना रासायनिक। आगे चलते हैं, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। द्रव की अवस्था परिवर्तन में प्रभाव, तापमान का प्रभाव, ठीक है, और क्रिस्टलीकरण, दाब का प्रभाव, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, है ना, विभेदी निष्कर्षण किसे कहते हैं, प्रभावी आसवन किसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, है ना, आराम से हर एक फैक्ट को तथ्य को समझते हुए करते चलें। दोबारा देखते हैं, समझ में नहीं आई बात। जब भी एक द्रव अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों को बदलता है तो यह परिवर्तन कहलाता है, जैसे रंग, गंध, अवस्था, प्रकृति, अणुसूत्र आदि। किसी भी प्रकार परिवर्तन होना एक क्रिया है। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब ये कर रखा है जैसे कि सीधा सट जुगाड़ कि भाई अगर वो पदार्थ अगर प्राप्त किया जा सकता है तो इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन है, और अगर नहीं प्राप्त किया जा सकता तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि इसमें दे रखा है लोहे का जंग लगना तो वो रासायनिक है, ठीक है, और बर्फ़ का जल का बर्फ़ जमना तो वो भौतिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिनके पदार्थ रासायनिक गुण समान रहते हैं परंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ को गर्म करने पर जल प्राप्त होता है, इस अवस्था से ठोस से द्रव हो जाती है, परंतु रासायनिक दृष्टि से दोनों समान है, अर्थात दोनों का अणुसूत्र H2O है। H2O रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण दे रखा था इसमें, ये देखिए दे रखा, कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कागज़ का फटना भौतिक परिवर्तन है। इनको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, रासायनिक परिवर्तन। वो पूछता है, ज़्यादातर यही पूछता है रासायनिक भौतिक परिवर्तन। वो 4 ऑप्शन देगा, बताइए इनमें कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। कथन कारण वाले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि ये दे रखा है भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है। द्रव की अवस्था परिवर्तन में प्रभाव। जब भी द्रव की अवस्था में परिवर्तन होता है तो मुख्यतः उनके कणों के मध्य की दूरी, कणों की ऊर्जा एवं कणों की स्थिति में परिवर्तन होता है। तापमान का प्रभाव, ठीक है, दोबारा से देखते हैं, तापमान का प्रभाव। ताप देने से कणों की गतिक ऊर्जा बढ़ जाती है, तापमान का प्रभाव बढ़ जाती है। ठोस को ताप देने पर कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। तापमान का प्रभाव। वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे पदार्थ का गलनांक या बर्फ का गलनांक, ठीक है, 273.16 के है। ये पूछ चुका है वो, 273.13 व 16 के है, 16 के। दोबारा देखिए, ताप देने से कणों की गतिक ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस को ताप देने पर कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे पदार्थ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बर्फ का गलनांक 273.16 के, है ना, ये ध्यान रखना। बर्फ का गलनांक कितना है? 273.16 के, 273.16 के। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं, है ना। तो यही पूछेगा वो कि बताइए संगलन किसे कहते हैं। अब जैसे कि इसमें गलना छुपा हुआ है ना, संगलन, ठीक है, 273.16 के, तो संगलन है। संगलन किसे कहते हैं? गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन को संगलन, ठीक है, फ्यूजन भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, है ना, तो ये कितना है? 2 फैक्ट है यहाँ, एक तो 273.16 के है और एक ये है गलनांक कहते हैं, गलनांक, ठीक है। संगलन भी कहते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन, ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन संकलन भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा
एंथैल्पी कहते हैं। द्रव को ताप देने पर कणों की गतिक ऊर्जा बढ़ने से गैस में बदलते हैं। यह ताप जिस द्रव गैस में बदलता है उसे क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने की जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा एंथैल्पी कहते हैं। वायुमंडल इसमें ज़्यादा दे रखा है ना, ज़्यादातर है ना वो मोटी मोटी बात ही पूछेगा, जैसे कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं ना, इन पे ही ज़्यादा देना है। अब जैसे कि ये आया था ना इसमें संगलन किसे कहते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। 273+16 के याद रखना है। वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा एंथैल्पी कहते हैं। द्रव को ताप देने पर कणों की गतिक ऊर्जा बढ़ने से गैस में बदलते हैं। वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है उसे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दाब का प्रभाव। दाब लगाने पर गैस के कण समीप आते हैं, उनके मध्य दूरी घटने पर गैस अवस्था द्रव में बदल जाती है। दाब लगाने पर गैस के कण समीप आते हैं, इनके मध्य दूरी घटने पर गैस अवस्था द्रव में बदल जाती है। इनके मध्य दूरी घटने पर गैस अवस्था द्रव में बदल जाती है, परंतु अत्यधिक दाब लगाकर द्रव को ठोस नहीं बना सकते क्योंकि द्रव में संपीड़ितता अत्यंत कम होती है। पदार्थों का शुद्धिकरण। पदार्थों में अधिकांश पदार्थ अशुद्ध रूप में ही पाए जाते हैं, अतः इनका शुद्धिकरण आवश्यक है। भिन्न भिन्न पदार्थों के शुद्धिकरण की भिन्न भिन्न विधियाँ हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न विधियाँ हैं। निस्यंदन। निस्यंदन किसे कहते हैं? एक विषमांगी मिश्रण में से द्रव व ठोस को अलग करने की विधि निस्यंदन है। क्या है निस्यंदन? एक विषमांगी मिश्रण में से द्रव व ठोस को अलग करने की विधि निस्यंदन है। पूछेगा भाई वो निस्यंदन क्या है? निस्यंदन में ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर एक अवशेष के रूप में एकत्रित किया जाता है और द्रव निस्यंदन के रूप में प्राप्त होता है। उदाहरण रेतीले जल से जल को पृथक करना, ठीक है, रेतीले जल से जल को पृथक करना, निस्यंदन, ठीक है, निस्यंदन। क्रिस्टलीकरण क्या है? ये निस्यंदन की प्रक्रिया है। निस्यंदन। क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण एक संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल के बनने की प्रक्रिया है। ठोस को द्रव से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि द्रव के वाष्पन से आरंभ होती है। हालांकि क्रिस्टलीकरण में जब विलयन काफ़ी सांद्र हो जाता है तो वाष्पन को रोक दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टल बनते हैं जो निस्यंदन के द्वारा अलग किए जा सकते हैं, जैसे चाशनी में से शक्कर पृथक करना, मिश्री बनाना तथा पानी में नमक के विलयन से नमक के क्रिस्टल प्राप्त करना। क्रिस्टलीकरण भैया, ठीक है, क्रिस्टलीकरण। ठोस को द्रव से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि द्रव के वाष्पन से आरंभ होती है। हालांकि क्रिस्टलीकरण में जल विलयन काफ़ी सांद्र हो जाता है जो वाष्पन को रोक दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है जो क्रिस्टल बनते हैं जो निस्यंदन के द्वारा अलग किए जा सकते हैं, जैसे चाशनी में से शक्कर पृथक करना। चाशनी में से शक्कर पृथक करना। समझ में नहीं आई बात? क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? क्रिस्टलीकरण एक संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टलीकरण के बनने की प्रक्रिया है। ठोस को द्रव से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि द्रव के वाष्पन से आरंभ होती है। हालांकि क्रिस्टलीकरण में जब विलयन काफ़ी सांद्र हो जाता है तो वाष्पन को रोक दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है जो क्रिस्टल बनते हैं जो निस्यंदन के द्वारा अलग किए जा सकते हैं, जैसे चाशनी में से शक्कर। क्रिस्टलीकरण। ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वे बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस, जैसे कि ये ठोस है, पदार्थों को गर्म करने पर वे बिना द्रवित हुए, है ना, यानी बिना पिघले हुए, बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले पुनः ठोस में बदल जाते हैं। इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेपलीन आदि ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाते हैं ना। जब ये काम का है भाई ध्यान देना। ऊर्ध्वपातन यानी कि ठोस से डायरेक्ट वाष्प, वाष्प से डायरेक्ट ठोस, है ना, यानी कि एक स्टेज मिस है ऊर्ध्वपातन। क्रिस्टलीकरण
क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण बस यही समझ में आ रही है, चाशनी में से शक्कर पृथक करना, ठीक है। और निस्यंदन, रेतीले जल से जल को पृथक करना, ठीक। ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर एक अवशेष के रूप में एकत्र किया जाता है, निस्यंदन। आगे चलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन। नमक एवं नौसादर के मिश्रण को पृथक करना, मिश्रण को गर्म करने पर नमक शेष रह जाता है एवं नौसादर वाष्पित हो जाता है। ये कीप पर ठंडा होकर पुनः शुद्ध नौसादर ठोस रूप में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन। विभेदी निष्कर्षण, अब अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए विधि है। यह अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि है, जैसे तेल एवं जल। यानी कि वो जैसे कि जल है ना, तो जल में क्या तेल मिलता थोड़ी है, नहीं मिलता है, अलग रहता है। विभेदी निष्कर्षण। पृथककारी कीप, मिश्रित मिश्रण को पृथककारी कीप में डालने पर दोनों द्रवों की भिन्न भिन्न परतें प्राप्त होती है। स्टॉप कॉक खोलने पर पहले भारी द्रव एवं बाद में हल्का द्रव प्राप्त होता है। स्टॉप कॉक खोलने पर पहले भारी द्रव एवं बाद में हल्का द्रव प्राप्त होता है। यह है भाई विभेदी निष्कर्षण क्या है। यह अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि है, जैसे तेल एवं जल। पृथककारी कीप, स्टॉप कॉक खोलने पर पहले भारी द्रव एवं बाद में हल्का द्रव प्राप्त होता है। आसवन, आसवन क्या है। जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थिति हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, जैसे जल का आसवन आदि। अशुद्ध द्रव, वाष्प संघनन, शुद्ध द्रव। दोबारा देखते हैं भाई, आसवन। जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थिति हो तो, जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थिति हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, जैसे जल का आसवन आदि। आसवन, जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थिति हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। संघनन क्या किसे कहते हैं, आसवन किसे कहते हैं ना, आसवन। दोबारा देखते हैं, जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो, है ना, जो मिले हुए हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, जैसे जल का आसवन आदि। आश्वासन, ये नाम याद रखना है और कुछ नहीं है ना, कि आश्वासन कैसे, और वो पूछेगा भी आसवन क्या है। प्रभावी आसवन, दो द्रवों के क्वथनाओं में पर्याप्त अंतर न होने की स्थिति, दो द्रवों के क्वथनाओं में पर्याप्त अंतर न होने की स्थिति में उन्हें साधारण आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे द्रव्यों की वाष्प एक ही ताप परास में बन जाती है तथा साथ साथ संघनित हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रभावी आश्वासन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन, मिश्रण को गर्म करने पर प्रत्येक द्रव उसके क्वथनांक पर वाष्पित होता है। उनकी वाष्प को प्रभाज स्तंभ से गुजारकर संघनित करने पर भिन्न भिन्न द्रव प्राप्त होते हैं। पहले कम क्वथनांक वाला तथा बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव प्राप्त होता है। उदाहरण पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्वासन से भिन्न भिन्न जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बेंजीन आदि पृथक किए जाते हैं। दोबारा देखिए भाई, वो पूछेगा, ये बताइए पेट्रोल से जो डीजल, केरोसिन मिलते हैं वो किस विधि से अलग किए जाते हैं। प्रभाजी आसवन, दो द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर न होने की स्थिति में उन्हें साधारण आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे द्रवों की वाष्प एक ही ताप परास में बन जाती है तथा साथ साथ संघनित हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रभाजी आसवन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन, मिश्रण को गर्म करने पर प्रत्येक द्रव उसके क्वथनांक पर वाष्पित होता है। इन्हीं वाष्प को प्रभाज स्तंभ से गुजारकर संघनित करने पर भिन्न भिन्न द्रव प्राप्त होते हैं। पहले कम क्वथनांक वाला, बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव प्राप्त होता है। कम है ना, फिर बाद में, पहले कम क्वथनांक वाला फिर बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव प्राप्त होता है। उदाहरण पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्वासन से भिन्न भिन्न अवयव जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बेंजीन आदि पृथक किए जाते हैं।
ये है भाई प्रभाजी आश्वासन। तो इसमें याद कर रखना है कि भाई प्रभाजी आसमन क्या है, कौन सी विधि का प्रयोग लेंगे ये पूछेगा वो। फिर ये ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन तो याद है ना, यानी ठोस से डायरेक्ट तरल, ठीक, भाप नहीं होकर डायरेक्ट तरल। मिश्रण को गर्म करने पर नमक शेष रह जाता है एवं नौसादर वाष्पित हो जाता है। यह कीप पर ठंडा होकर पुनः शुद्ध नौसादर ठोस रूप में बदल जाता है। विभेदी निष्कर्षण, एक तो विभेदी निष्कर्षण है, एक आसवन। आसवन जब द्रव में घुलनशील ठोस अवस्थिति हो तो मिश्रण को दोबारा से देखते हैं। भौतिक परिवर्तन हो चुका है, रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। टफ है इसमें, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये उदाहरण की तरफ से रह जाएगा और ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लेंगे। द्रव की अवस्था परिवर्तन व प्रभाव, तापमान का प्रभाव। फिर एथैल्पी कहते हैं, एथैल्पी कहते हैं वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा एथैल्पी कहते हैं। दाब का प्रभाव, दाब लगाने पर गैस के कण समीप आते हैं, इनके मध्य दूरी घटने पर गैस अथवा द्रव में बदल जाती है। दाब का प्रभाव। पदार्थों का शुद्धिकरण, निस्यंदन, रेतीले जल से जल को पृथक करना, निस्यंदन, निस्यंदन, निस्यंदन। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, नमक के विलयन से नमक के क्रिस्टल प्राप्त करना, चाशनी में से शक्कर पृथक करना, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। ऊर्ध्वपातन, द्रव वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले पुनः ठोस में बदल जाता है। कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वे बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में, ठीक है, यानी सीधे भाप में उड़ गया, ऊर्ध्वपातन, और सिर्फ भाप से डायरेक्ट ठोस में आ गया, द्रव में न आके। नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेपलिथिन ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाते हैं। नमक व नौसादर के मिश्रण को पृथक करना, विभेदी निष्कर्षण। विभेदी मिश्रण को पृथकारी कीप में डालने पर दोनों द्रवों की भिन्न भिन्न परतें प्राप्त होती है। स्टॉप को खोलने पर पहले भारी द्रव बाद में हल्का द्रव प्राप्त होता है, पहले भारी फिर बाद में हल्का, ठीक। विभेदी निष्कर्षण कैसे है ये, उदाहरण दे रखना, तेल एवं जल विभेदी, यानी कि जो मिले हुए नहीं होते हैं ना, तेल एवं जल, तो पहले कौन सा मिलेगा, भारी, फिर बाद में हल्का। आसवन, जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है। जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, जल का आसवन आदि। प्रभाजी, तो ये दो है आसवन, एक तो आसवन ये है आसवन, आसवन, आसेवन, और एक है प्रभाजी आसवन, यानी कि पेट्रोल से डीजल, केरोसिन, बेंजीन आदि पृथक किए जाते हैं। पहले कम क्वथनांक वाला फिर बाद में अधिक क्वथनांक वाला है इसमें। और इसमें क्या है, आसमान में शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, जैसे जल का आसवन। जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है, ठीक है। दोबारा देख, जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन कारण, तो वो ठोस वाला कौन सा है, यह अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि है, जैसे तेल एवं जल। विभेदी निष्कर्षण में कोई दिक्कत नहीं है। आसवन, ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है। फिर प्रभाजी आसवन है, प्रभाजी आसवन, तो ये था ना, और देख लेंगे, ठीक है। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दे रखा है लेकिन कम दे रखा है, और भी दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको देखना, बार बार देखना, क्योंकि आएंगे इसमें क्वेश्चन, इनको याद करना भाई। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, जल, कागज़ का फटना और जलना, है ना। तापमान का प्रभाव 273 के 273, एथैल्पी, दाब का प्रभाव, फिर निस्यंदन, रेतीले जल से जल को पृथक करना, निस्यंदन, निस्यंदन, क्रिस्टलीकरण, चाशनी से शक्कर पृथक करना, ऊर्ध्वपातन, डायरेक्ट भाप,
वो तरल ने होके। नमक व नौसादर बेभेदी निष्कर्षण है ना। तेल एवं जल। आसवन जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है। प्रवाजी आसवन। प्रवाजी आश्वासन आसवन जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस आदि पृथक किए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।